आज हम एबीजी के बारे में बात करेंगे ना। एबीजी जो है ये है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टेरियल मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम आर्टरी को पिक करते हैं, वो मोस्टली रेडियल आर्टरी को पिक करते हैं या फिर फीमोरल आर्टरी को पिक करते हैं। अगर ये एसेसिबल अगर नहीं ही होती तो हम बहुत कॉमनली वीवीजी सेंड करते हैं, मतलब वेनस ब्लड गैस। तो ये होता क्या है और करते क्यों है और उसके नॉर्मल रेंजेस क्या है। एबीजी एक ऐसा बेस्ट टेस्ट है जिसमें हमको पेशेंट कितना स्टेबल है कितना अनस्टेबल है ये सब कुछ पता चल जाता है। अगर कोई एक टेस्ट करनी हो किसी पेशेंट का तो वो एबीजी है, जो कि एक बेस्ट टेस्ट है। वैसे क्यों? क्योंकि कोई भी पेशेंट का अगर पीएच स्टेबल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पीएच पीएच मतलब खून कितना एसिडिक है या फिर खून का एसिड कितना, एसिड लेवल कितना है, हम उसको पीएच कहते हैं। नॉर्मली वो होना चाहिए 7.35 टू 7.45। तो अगर वो 7.35 से नीचे है तो हम उसको कहते हैं एसिडेमिया, और अगर वो उसके ऊपर है तो हम कहते हैं उसको अल्कलेमिया। हमको ये जानना चाहिए कि 7.2 से अगर नीचे पीएच है तो वो पेशेंट काफी ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, और अगर पीएच 7 से नीचे हो तो पेशेंट बहुत ही खराब स्टेट में है, ऐसे हम कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीएच 7 से अगर कम है और उनको एक्टिवली एग्रेसिवली मैनेज नहीं किया गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो पेशेंट मरते ही मरते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो PCO2 है। अब ये PCO2 है, ये है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 हम बाहर फेंकते हैं, तो वो खून के अंदर कितना है, वो इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये होना चाहिए 35 से लेकर 45 तक। अगर 45 से ऊपर है तो वो पेशेंट को हम कहते हैं कि CO2 रिटेंशन हो रहा है, मतलब CO2 वॉश आउट नहीं हो पा रहा है। ऐसे स्थिति में ये एक्स्ट्रा CO2 एसिड ज्यादा बनाता है। ये CO2 मिलता है पानी से, ये बनाता है कार्बोनिक एसिड, एंड इससे बनता है H+ एंड HCO3। तो ये H+ बढ़ता है, मतलब खून के अंदर एसिड बनता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, उससे भी पेशेंट काफी हद तक खराब होते हैं। तो जैसे ये CO2 बढ़ता जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट का हार्ट रेट भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, और ये पेशेंट काफी ज्यादा सोते हैं, सिडेट होते हैं या फिर ड्राउजी होते हैं। और इन पेशेंट का कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो कोई भी पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, अवेक नहीं है, तो उनका एबीजी ज़रूर कर लेना चाहिए। और बहुत कॉमनली ये PCO2 अगर 35 से नीचे है तो वो वाला क्यों होगा, वो होगा इसके कारण कि पेशेंट ज्यादा वेंटिलेट कर रहे होंगे, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट अगर ज्यादा है, पेशेंट बहुत ज्यादा बार सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो CO2 पूरा वॉश आउट होगा। अभी वो सांस ज्यादा क्यों लेंगे, तो वो हो सकता है कि पेशेंट को डायबिटिक केटासिडोसिस हो, या पेशेंट को निमोनिया हो, या हो सकता है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर हो। किसी भी कारण के वजह से अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो उससे CO2 वॉश आउट होके PCO2 35 से नीचे जा सकता है। तीसरी चीज जो है वो है PO2। ये PO2 मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। अभी हमको ये पता होना चाहिए कि PO2 अगर 60% होता है, जहाँ पे यहाँ पे 156 है, अगर PO2 60% है मतलब सैचुरेशन 100% 90% तो होता ही होता है। तो जैसे ही PO2 70 के आसपास जाता है, सैचुरेशन ऑक्सीजन का 100% होता ही होता है। तो 70 से अगर ऊपर जैसे जैसे PO2 जाएगा, हमको तो ये पता है कि हम पल्स ऑक्सीमेट्री से ऑक्सीजन चेक करेंगे, तो वो तो 100% होना ही होना है। तो किसी भी पेशेंट का PO2 डेफिनेटली कम से कम 60 तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट चीज आती है सोडियम। अभी सोडियम जो है वो खून के अंदर सोडियम की लेवल कितना है वो बताता है। नॉर्मली 135 टू 150 तक होना चाहिए। अगर सोडियम बहुत ज़्यादा कम है, जैसे 120 से कम है, तो बहुत कॉमनली पेशेंट ड्राउजी होते हैं और उनको कन्वल्जन का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में कभी भी उनको लासिक्स चल रहा है या फिर डाइटोर चल रहा है या फिर टॉर्सेमाइड चल रहा है, या ये देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है।
नेक्स्ट है पोटेशियम। जैसे पोटेशियम यहाँ पे 3.1 दिख रहा है, तो पेशेंट का पोटेशियम नॉर्मली होना चाहिए 3.5 से लेकर 5 तक। अगर 3.5 से कम है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम जो है बॉडी के हर एक मसल के लिए अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो डायफ्राम हो जिससे हम सांस ले सकते हैं, चाहे वो गट मसल्स हो जिसके कारण हम डाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं। अगर पोटेशियम कम है तो हमारे मसल्स का पावर भी कम हो सकता है, हाथ उठाना पैर उठाना ये भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, वीकनेस हो सकता है। डायफ्राम का वीकनेस की वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत, ब्रेथलेसनेस वगैरह हो सकता है। तो पोटेशियम नॉर्मल होना बहुत आवश्यक है। ये पोटेशियम कम क्यों होगा? अगर किसी को बहुत सारे लूज मोशंस हुए हैं या फिर बहुत सारी उल्टियाँ हुई हैं तो पोटेशियम बहुत कॉमनली कम होता है। और पोटेशियम को नॉर्मल रखना, 3.5 से 5 तक रखना, ये काम होता है किडनी का। तो अगर किडनी फेल्योर है, अगर यूरिन आउटपुट नहीं बन रहा है या फिर किसी कारणवश हाइपरटेंशन के कारण, डायबिटीज के कारण किडनी डैमेज अगर हुआ है तो उसमें पोटेशियम बढ़ जाता है। तो जिसको हम हाइपरकैलेमिया कहते हैं। तो 5.5 से अगर ऊपर पोटेशियम है तो हम उसको कहते हैं हाइपरकैलेमिया, जो कि काफी भयावह हो सकता है। और पोटेशियम जैसे ही 7 से ऊपर जाता है, पेशेंट को कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है या फिर दिल बंद पड़ सकता है। इसलिए पोटेशियम देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट चीज है कैल्शियम। कैल्शियम नॉर्मली यहाँ पे 9.99 मिलीमोल दिखा रहा है, वो 2.2 से लेकर 2.4 तक होना चाहिए। अगर वो कम है तो रिस्क ऑफ एरिथमिया काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में कोई अनस्टेबल पेशेंट अगर आता है जिसका पोटेशियम का कैल्शियम कम है, तो उसको हम इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं स्लोली। कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है 10%, 10 ml, और यूजुअली हम उसको स्लोली देते हैं और 10 मिनट। अगर इमरजेंसी है तो उसको एक 2-3 मिनट के ऊपर भी स्लोली हम दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आती है वो ग्लूकोज। कोई भी पेशेंट जैसे कैजुअलिटी में आता है या फिर कभी भी आता है, तो एबीजी एक ऐसा टेस्ट है कि जो कि आपको डायरेक्टली शुगर कितना है बता देगा। अगर 70 से शुगर कम है तो हम कहते हैं कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है। ऐसे पेशेंट को हमको तुरंत 25% डेक्सट्रोज या फिर डीएनएस देना चाहिए। और इससे हमको ये भी पता चलता है कि जैसे शुगर अगर यहाँ पे 500 आ गया, 400 आ गया, तो हमको पता चल जाता है कि पेशेंट का शुगर काफी ज्यादा है। हो सकता है पेशेंट को डायबिटिक केटोसिडोसिस हो। तो इसी के लेवल पे अगर पोटेशियम 400 आता है तो हम यूरिन के केटोन्स भी चेक करेंगे। तो इससे हमको पता चलता है कि पेशेंट का शुगर लेवल क्या है, शुगर अच्छे से कंट्रोल्ड है नहीं है या फिर बहुत ज्यादा कम है। इससे हमको पता चल जाता है। लैक्टेट। लैक्टेट ओवरऑल पेशेंट का माइक्रो परफ्यूजन बताता है, मतलब हमारे हर एक मसल, हर एक टिश्यू, चाहे किडनी हो, लंग्स हो, स्किन हो, मसल्स हो, बोन्स हो, वहां पे अगर परफ्यूजन ब्लड फ्लो अच्छा है तो लैक्टेट अच्छा होता है। तो बहुत कॉमनली अगर हाइपोटेंशन है, सेप्सिस है या पेशेंट सीवियरली डिहाइड्रेटेड है तो लैक्टेट जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये यूजुअली मोर देन 2 होता है। लैक्टेट 2 से ज्यादा होने के मेनली 2 रीजंस हैं। एक तो पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा, या फिर पेशेंट काफी आइनोट्रोपिक सपोर्ट पे अगर है तो उससे भी लैक्टेट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आइनोट्रोपिक सपोर्ट मतलब हो सकता है पेशेंट नॉर एड्रेनालिन पे हो, वैसोप्रेसिन पे हो, एड्रेनालिन पे हो या फिर डोपेटामीन पे हो। और जो तीसरी पॉसिबिलिटी है जिसमें लैक्टेट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं वो है सेप्सिस और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन। तो लैक्टेट बहुत आवश्यक है। और लैक्टेट्स अगर ज़्यादा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे फर्स्ट डिफेंस जो होता है हम उसको आईवी फ्लूइड्स देते हैं। ये है देन हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट जो है खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है उनका कितना परसेंटेज है वो होता है हेमाटोक्रिट। तो नॉर्मली फीमेल्स में जैसे ये 35 to 40 तक, एंड मेल्स में 40 to 50 तक हेमाटोक्रिट होना चाहिए। तो अगर हीमोग्लोबिन ही बहुत कम है, खून ही काफी कम है, तो ऑटोमेटिकली हीमोटोक्राइट कम आएगा। बहुत कॉमनली जैसे डेंगू शॉक सिंड्रोम में या फिर जहां पे भी कैपिलरी लीक होता है और खून के अंदर से पानी काफी ज्यादा बाहर जाता है, तो खून बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, वहां पे हीमाटोक्रिट बढ़ जाता है। तो हीमाटोक्रिट के 2 बेनिफिट है हमको जो समझने हैं।
कि हेमाटोक्रिट अगर सपोज 35 से कम है तो हम कहेंगे कि हीमोग्लोबिन काफी कम है या फिर हीमो ब्लड काफी कम है। तो हो सकता है कि काफी ज्यादा लाइसिस हो, या फिर हो सकता है कि पेशेंट का काफी कम एचबी हो सकता है कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगे। और वही अगर हेमाटोक्रिट 50 से ऊपर है तो हम कहेंगे कि काफी ज्यादा ब्लड कॉन्सेंट्रेशन हुआ है। इसका मतलब हो सकता है कि पेशेंट काफी ज्यादा कैपिलरी लीक में हो। ऐसे पेशेंट्स को अल्बुमिन या फिर हाइड्रेशन देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट चीज जो हम नीचे डिस्कस करेंगे वो ये है, ये बाइकार्बोनेट, ये सबसे बहुत आवश्यक है। जैसे बाइकार्बोनेट 18 से लेकर 22 तक होना चाहिए। जैसे ये अगर 18 से कम है तो हम कहते हैं कि एसिडीमिया है। तो बाइकार्ब अगर 18 से कम है और पीएच 7.35 से कम है तो हम इसको कहेंगे कि ये मेटाबॉलिक एसिडीमिया है। अभी मेटाबॉलिक एसिडीमिया के कारण कौन से होते हैं? वही अगर पेशेंट को गैस्ट्रोएंटराइटिस के कारण काफी लूज मोशंस हुए हैं, या फिर काफी ज्यादा डिहाइड्रेटेड हुए हैं, या फिर डायबिटिक केटोएसिडिस हो, सेप्सिस हो, या फिर पॉइजनिंग हो, या फिर सीकेडी हो, या फिर एक्यूट किडनी इंजरी हो, तो इन सब रीजंस में बाइकार्बोनेट घट जाता है और खून के अंदर काफी ज्यादा एसिड बन जाता है। वही अगर बाइकार्ब 22 से ऊपर है तो हम उसको अल्कलेमिया कहते हैं। अभी इस केस में पीएच जो है वो अल्कलेमिया साइड में है, क्योंकि पीएच 7.35 टू 7.45 होना चाहिए। तो यहाँ पे 7.45 से ऊपर है, मतलब ये है बेसिकली अल्कलेमिया। और यहाँ पे पीसीओ2 अगर 76 है, मतलब जो कि 35 टू 45 तक होना चाहिए, 45 से ऊपर है, मतलब रेस्पिरेटरी एसिडेमिया का कंपोनेंट है और मेटाबॉलिक अल्कलेमिया का कंपोनेंट है। तो जो मेन कंपोनेंट है वो बेसिकली मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, जिसके कारण पीएच बढ़ गया है। और यही जैसे हमने कहा कि अगर PO2 इतना अच्छा है, 156 है, तो ऑटोमेटिकली सैचुरेशन तो 100% आना ही है। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि सैचुरेशन 99% है, मतलब 100% है। और हमको हीमोग्लोबिन 12 दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फीमेल्स में जो हेमाटोक्रिट है 35 से ऊपर 40 तक होता है, और मेल्स में ये हेमाटोक्रिट 40 टू 50 होता है। तो 35 टू 40 फीमेल्स में और 40 टू 50 मेल्स में ये अगर हेमाटोक्रिट है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो। यहाँ पे हेमाटोक्रिट अच्छा दिख रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन भी अच्छा होना एक्सपेक्टेड है। तो 12.1 इज गुड। सो एबीजी एक ऐसा टेस्ट है, ऐसा एक सिंगल टेस्ट है जिसमें हमको पेशेंट का हीमोग्लोबिन पता चलता है, जिससे पेशेंट का स्टेबिलिटी पता चलता है कि पेशेंट में के खून में एसिड ज़्यादा है या फिर नहीं है। पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स हमको दिख जाते हैं, पेशेंट का शुगर दिख जाता है, पेशेंट का माइक्रो परफ्यूजन दिख जाता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट है, एक सिंगल टेस्ट जो कि बहुत सारी चीज़ें बताता है। थैंक यू।